नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बिहार की बदलती सियासत की। मुख्यमंत्री तो वही हैं लेकिन सरकार जरूर बदल गई है और ये बदली हुई सरकार क्या नए तेवरों के साथ में जिस तरह से नजर आ रही है वो बीजेपी के लिए आगे चुनौती बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज शपथ ग्रहण भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कई बार उन्होंने बीच में पाला भी बदला। कभी बीजेपी के समर्थन के साथ में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए वो नजर आए, तो कभी महागठबंधन के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। आज जब वो शपथ ले रहे थे तो उनके साथ में तेजस्वी यादव मौजूद थे, जिन्होंने दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। लेकिन इस शपथ ग्रहण के, इस नई सरकार के बनने के मायने क्या हैं, इन मायनों के बारे में विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जब शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए, तो उन सवालों का जवाब देते हुए जो बातें नीतीश कुमार ने कही, उन बातों से उनके भविष्य के सियासी कदमों को लेकर के किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उन पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले किसी शायर की कुछ पंक्तियों पर जरूर नजर डाल लेते हैं। ये पंक्तियां बिहार की सियासत पर सटीक बैठती हैं। मशहूर शायर सागर खयामी ने कहा था, कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। बिहार की राजनीति पर ये लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों में इतनी बार, माफ कीजिएगा, पिछले कुछ सालों में इतनी बार चेहरा बदला है, साथ ही बदला है कि अब हकीकत क्या है, असल में वो किसके साथ हैं और सियासत वो किस तरह से कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी समझ से परे है। विचारधारा की बात कही जाती है कि एक विचारधारा के आधार पर पार्टी आगे बढ़ती है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो अवसरवादिता आपको नजर आएगी। सबसे पहले आज जो शपथ ग्रहण हुआ है उसके तस्वीरों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शपथ ली है। 8वीं बार वो बिहार के सीएम बने हैं और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश भी की है कि अब वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन इस तरह का संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार पहले भी कर चुके हैं, चाहे बात 1996 की हो, चाहे बात 2013 की हो, चाहे बात 2015 की हो, 2017 की हो या फिर अब 2020 की हो। तो अब नई सरकार जो बनी है वो बीजेपी के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। खतरनाक किस लिहाज से मैं कह रहा हूं, अगर बिहार की राजनीति को आप देखेंगे तो बीजेपी ने वो कौन सी गलतियां की हैं जिनका खामियाजा अब बीजेपी को बिहार में भुगतना पड़ रहा है, उस पर भी बारीकी से विश्लेषण की जरूरत बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं जरूर है। आखिर इतने सालों में बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की टक्कर का एक नेता क्यों खड़ा नहीं कर पाई, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन आज जो कुछ शपथ ग्रहण में हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूते हुए उनके डिप्टी तेजस्वी यादव नजर आए, ये तस्वीरें अपने आप में राजनीति में अवसरवादिता की परिभाषा को बयां करती हुई नजर आती हैं। ये वही तेजस्वी यादव थे जो पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लेते थे, उन्हें पलटू राम चाचा कह करके बुलाते थे और अब उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति है और अगर बिहार की राजनीति है तो इसमें कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने कहा क्या, उन बड़ी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चुनाव के बाद नहीं बनना चाहता था मुख्यमंत्री, मुझ पर दबाव डाला गया, ये नीतीश कुमार ने कहा। 2015 में महागठबंधन के साथ रहते हुए हम कितनी सीटें जीते थे और बीजेपी के साथ जाने के बाद क्या कुछ हुआ सबने देखा। कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, 2024 में विपक्ष मन से एकजुट हो जाए, पुरानी जगह पर जाकर हम खुश हैं। तो ये वो सवाल हैं जो अब
नीतीश कुमार के बयान के बाद उठते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सियासी रूपरेखा को बयां करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आगे भविष्य क्या होगा। 2024 में विपक्ष मन से एकजुट हो जाए, पुरानी जगह पर जाकर हम खुश हैं, ये भी उन्होंने कहा। पार्टी ने बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला लिया, मुझे जो 2024 तक रहना चाहिए या नहीं ये भी पार्टी तय करेगी। जो लोग 2014 में सत्ता में आए वो 2024 में भी रहेंगे क्या, सवाल भी उन्होंने पूछा है। मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, ये बड़ी बात भी उन्होंने कही है। और नीतीश कुमार के इन बयानों को अगर आप देखें, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अटल जी से जनता प्रेम करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल जी की तुलना को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अटल जी से जनता प्रेम करती थी। उनके प्रेम के भाव को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ भी बोलने से उन्होंने बयां जो है इनकार कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हुए भी नजर आए कि हमने एक साथी उन्हें दिया था, वो उन्हीं का होकर रह गया। सीधे तौर पर आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए भी वो नजर आए हैं। नीतीश कुमार 22 सालों में उनका ये 8वां शपथ ग्रहण है। साल 2000 में सबसे पहले अगर बात करें सबसे पहले उन्होंने सीएम पद की जब शपथ ली थी, 7 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे। साल 2000 का ये वाकया है, बहुमत साबित ना कर पाने के कारण उन्हें 7 दिनों में अपना इस्तीफा देना पड़ा था। साल 2000 की ये बात है। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से दूसरी बार 2005 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनता ने उन पर भरोसा जताया और फिर साल 2010 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सीएम की कुर्सी को साल 2014 में नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था। सीएम की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी थी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री उन्होंने उस वक्त बनाया था। लेकिन उसके बाद साल 2015 में उन्होंने बाद में मांझी को हटाकर खुद वो मुख्यमंत्री बन गए थे। साल 2015 में मांझी को हटाकर दोबारा बने थे। उसके बाद महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बिहार में चुनाव थे 2015 में, महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर जीत दर्ज की और फिर महागठबंधन की सरकार के वो मुख्यमंत्री बने। 5वीं बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला। लेकिन फिर साल 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके बाद तेजस्वी यादव पर जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नीतीश कुमार ने महागठबंधन से भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद किनारा कर लिया था। साफ तौर पर तेजस्वी यादव का साथ उन्होंने छोड़ दिया था और एनडीए का दामन जो है नीतीश कुमार ने थाम लिया था। एनडीए के साथ मिलकर के फिर साल 2017 में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी। उसके बाद साल 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। हाल ही के बात है ये, 2020 की 2 साल पहले की बात। जेडीयू की कम सीटें थी लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया। नीतीश ने एनडीए से अब साल 2022 में एक बार फिर से किनारा कर लिया है और महागठबंधन में सीएम नीतीश की वापसी हुई है। एक बार फिर से 8वीं बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। तो ये वो साल दर साल जिस तरह से वो अलग अलग पार्टियों से मुख्यमंत्री बन करके, उनके साथ रह करके, उनके समर्थन से मुख्यमंत्री बन करके उभरे, ये साल दर साल उन सालों का जिक्र था। कब किसके साथ रहे इस पर भी नजर डाल देते हैं। साल 2000 में बीजेपी के साथ थे, 2005 में भी बीजेपी के साथ, 2010 में बीजेपी के साथ थे। इसके अलावा 2017 में आपको याद होगा बीजेपी के साथ आए थे। 2013 में इस बीच लालटेन यानी कि आरजेडी के साथ में वो थे। उसके बाद 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। महागठबंधन के साथी भी उनके साथ थे। 2022 में एक बार फिर से आरजेडी के साथ वो पहुंच चुके हैं।
लेकिन अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं नीतीश के पलटी मारने के बाद। बिहार में लगातार कमजोर हो रही जेडीयू में जान फूंकने के लिए क्या नीतीश की जरूरत थी? केंद्र की राजनीति में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं? अगर बीजेपी की नीतियां उन्हें परेशान कर रही थी तो इतने वक्त तक साथ क्यों थे? बिहार में अकेले महागठबंधन का सामना करने में बीजेपी कितनी सक्षम है, यह भी सवाल बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय पार्टियों की एकजुटता क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय पार्टियों की एकजुटता का लोकसभा चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं, उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस पर भी नजर रहेगी। सरकार में आरजेडी को फायदा, लेकिन वोट शेयर पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी का वोट शेयर बढ़ रहा था और कहीं नीतीश के पिछलग्गू बनकर के तेजस्वी यादव तो नहीं रह जाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सीटों का ग्राफ अपने बढ़ाया था, उसके बाद यह लग रहा था कि तेजस्वी यादव टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले कुछ चुनावों को देखें तो जेडीयू का जो वोट शेयर है वो लगातार गिर रहा था और जेडीयू का गिरता वोट शेयर कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा था। और जब आरजेडी के लिए ये वोट शेयर अच्छा साबित हो रहा था तो उसके बाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले दम पर चुनाव लड़ने की जो पोजीशन है उसमें आ सकते थे। लेकिन बीजेपी का जो साथ नीतीश कुमार को मिल रहा था, यही बड़ी वजह थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं तो वो ही आखिर मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? क्या तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत नहीं है? और जो आज नीतीश कुमार ने बयान दिए हैं, उन बयानों के मायनों को समझना भी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है, क्योंकि उन बयानों में नीतीश कुमार की सियासत छुपी हुई है। आगे किस तरह से वो कदम बढ़ाएंगे, इन बयानों के जरिए आप समझ सकते हैं। खेमा बदलते ही किस तरह से केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो हमलावर हुए हैं, इस पर भी ध्यान जाना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं खेमा बदलने के बाद नीतीश कुमार के तेवर सख्त जरूर हुए हैं और अब जैसे ही उन्होंने सख्त तेवर दिखाए हैं तो अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल साथ ही साथ में यह भी है कि क्या 2024 में विपक्ष के लिए नीतीश कुमार एक मॉडल बन सकते हैं? क्या विपक्ष के लिए नीतीश कुमार ने एक मॉडल पेश कर दिया है कि अगर आप राज्यों में अपनी सरकारों को मजबूत कर लें, विपक्षी पार्टियां साथ में मिलकर के आ जाएं? जिस तरह से आप अगर बिहार की राजनीति को अभी देखेंगे तो लेफ्ट नीतीश कुमार के साथ, आरजेडी नीतीश कुमार के साथ में, कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ में, ऐसे ही जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार के साथ में हैं। यानी कि 7 पार्टियां इस वक्त नीतीश कुमार के साथ में हैं और विपक्ष में केवल एक बीजेपी बची हुई है। क्या बीजेपी की घेराबंदी राज्यों में इस तरह से अगर होती है तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के लिए एक मॉडल पेश कर रहे हैं? इस पर भी नजरें कहीं ना कहीं बीजेपी की भी होंगी और जिस तरह से रणनीति है उस पर भी विपक्षी पार्टियों की नजरें भी इस पर रही होंगी। एक संदेश देने की कोशिश जरूर उन्होंने विपक्ष को की है और विपक्षी एकजुटता का आह्वान भी नीतीश कुमार ने किया है। ऐसे में संदेश साफ है कि आप एकजुट हो जाइए, लेकिन क्या विपक्ष नीतीश कुमार की इस सीख से सबक ले पाएगा? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि विपक्ष खुद में उलझा हुआ है और अगर उलझे विपक्ष को बीजेपी को घेरना है, बीजेपी के खिलाफ आवाज को मुखर करना है, दावेदारी थोड़ी सी भी अगर पेश करनी है तो कहीं ना कहीं यह संदेश जो नीतीश कुमार ने दिया है उससे जरूर सीखना होगा। लेकिन असली पिक्चर जो साफ होगी वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगी, क्योंकि 2024 के जो चुनाव होंगे उसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर सही किया है या गलत किया है। सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आपको याद होगा जब 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, उसके बाद 2014 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी का प्रदर्शन बिहार में बेहतर रहा था। जेडीयू के मुकाबले बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती थी और यही वजह थी कि 2014 के बाद नीतीश कुमार ने खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए जेडीयू
के जो मुख्यमंत्री जब वो थे तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था। हालांकि बाद में वो फिर से मुख्यमंत्री बन करके आए थे। लेकिन अब अगर प्रदर्शन 2024 में जेडीयू का खराब रहता है तो क्या नीतीश कुमार फिर से 2024 में इस्तीफा देंगे? हालांकि इसकी गुंजाइश कम ही है, क्योंकि बीजेपी दोबारा नीतीश कुमार को अपने साथ में लेगी क्या? हालांकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, इसको लेकर के कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कहीं ना कहीं सोचना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पीएम पद का दावेदार नहीं हूं, जो दावेदारी है उसकी रेस में नहीं हूं। लेकिन अगर नीतीश कुमार पीएम पद की दावेदारी की रेस में नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव का भविष्य क्या है? क्या वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर उनके पीछे रहकर ही नजर आएंगे सियासत में? क्या वो कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ऐसे में ये सवाल भी बड़ा है। हालांकि कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते हैं, तो क्या महत्वाकांक्षा उन्हें केंद्र की राजनीति की ओर खींच ले जाएगी? क्योंकि अगर नीतीश कुमार के मन में पीएम बनने की महत्वाकांक्षा होगी तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 2024 से पहले स्पष्ट जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो विपक्ष की एकजुटता सबसे ज्यादा मायने रखती है और नीतीश कुमार उसमें किस तरह से संजीवनी का काम कर पाएंगे ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जिस तरह से खेमा बदलते ही नीतीश कुमार का मिजाज बदला है वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।